नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स के अंतर्गत जो वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स पढ़ रहे थे, उसमें आज हम किराए मुक्त मकान में रहने की सुविधा का मूल्यांकन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे। नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं या अनुलाभों कुछ को छोड़कर का मूल्य सामान्यतः उस सुविधा की वास्तविक राशि के बराबर होगा। अगर कोई नियोक्ता कोई सुविधा प्रदान कर रहा है, एम्प्लॉयर को किसी सुविधा दे रहा है, तो उस सुविधा का मूल्य सामान्यतः उसको वास्तविक राशि के बराबर होगा। नहीं तो इसका मूल्य उस राशि के बराबर होगा जिस राशि का भुगतान कर्मचारी ऐसी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बाह्य संसाधन को करेगा। अगर मान लीजिए कोई सुविधा दे रहा है नियोक्ता, तो नियोक्ता सुविधा दे रहा है तो उसका वैल्यू क्या मानेंगे? या तो जो नियोक्ता चुका रहा है एक्चुअल में वो मानेंगे, या फिर नियोक्ता खुद की है तो वो कर्मचारी ऐसी सुविधा अगर बाहर से ले तो उसको जो पे करना पड़ेगा वही उस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। वर्तमान में कुछ अनुलाभों का मूल्यांकन नए नियम 3 से किया जाता है। नए नियम 3 के अनुसार विभिन्न सुविधाओं का मूल्य निम्न प्रकार होगा। उस नए नियम 3 के अनुसार आज जो हम ले रहे हैं वो है किराया मुक्त रहने के मकान की सुविधा। नियोक्ता ने एक कर्मचारी को एक मकान दे रखा है जिसमें वो उससे किराया नहीं लेता है। तो ऐसी सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को कोई मकान या उसका कोई भाग या पूरा मकान या उसका कोई पार्ट, फ्लैट, होटल आदि में रहने की सुविधा प्रदान की है तो ये सुविधा एक अनुलाभ होगी। सुविधा दे रखी है तो हम उसको प्रिविलेज मानेंगे। मकान की सुविधा दो प्रकार की हो सकती है, असुसज्जित अनफर्निश्ड और सुसज्जित। असुसज्जित के अंतर्गत केवल मकान ही मिलता है। सुसज्जित में मकान के साथ साथ फर्नीचर, घरेलू उपकरण, टीवी, फ्रिज, गीजर इत्यादि लगे हुए होते हैं। तो ऐसे मकान की सुविधा सुसज्जित मकान की सुविधा कहलाती है। यानी खाली मकान है तो असुसज्जित हो गया, अनफर्निश्ड हो गया। और मकान के साथ अगर कोई दे रखा है, उपकरण दे रखे हैं, फर्नीचर दे रखा है, तो वो मकान सुसज्जित हो जाएगा, यानी फर्निश्ड और अनफर्निश्ड हो जाएगा। मकान की सुविधा के मूल्यांकन के लिए कर्मचारी को निम्न 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो पहला जो वर्ग है वो है सरकारी कर्मचारी। इसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। इनमें उन कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाता है जिन्हें मूलतः केंद्रीय राज्य सरकार में नियुक्त किया गया है, किंतु उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर है किसी अन्य संस्था में जिस पर सरकारी नियंत्रण प्रदान की जाती है। ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जिनका डेपुटेशन किसी अन्य संस्थान में होता है जिसका नियंत्रण सरकार के अंडर में होता है, उनको भी हम ये सुविधा सरकारी कर्मचारी मानेंगे। सरकारी कर्मचारी में विदेशी सरकार, स्थानीय सत्ता और वैधानिक निगम के कर्मचारी सम्मिलित नहीं किए जाते। ये अपवाद है कि इसमें विदेश सरकार का कोई कर्मचारी वो नहीं आएगा। स्थानीय सत्ता और वैधानिक निगम के कर्मचारी वो भी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। अब अन्य कर्मचारी, उक्त ए के अतिरिक्त समस्त कर्मचारियों को इस श्रेणी में अंतर्गत है, यानी सरकारी कर्मचारी के अलावा जो भी कर्मचारी हैं वो इस अन्य कर्मचारी के अंतर्गत आएंगे। इसमें असरकारी व गैर सरकारी निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं। अब ए पॉइंट हमारा है, ए पॉइंट सरकारी कर्मचारी को उपलब्ध मकान की सुविधा का मूल्यांकन। यदि सरकार द्वारा उक्त ए में वर्णित कर्मचारियों को मकान उपलब्ध कराया गया है तो नियम 3(1) के अनुसार इसका मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा। ए पॉइंट इसमें है असुसज्जित मकान का मूल्यांकन। अगर अनफर्निश्ड मकान है तो सरकारी कर्मचारियों को प्रदान असुसज्जित आवास सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो इस सुविधा के लिए सरकारी नियम में वर्णित होगी। तो सरकारी नियमों में वर्णित है वह राशि इस सुविधा का मूल्यांकन होगी। यह वह राशि होती है जो कर्मचारी से मकान निःशुल्क न देने पर वसूल की जाती है। यदि कर्मचारी से सरकार ने मकान किराए में कुछ राशि वसूल कर ली है तो उक्त राशि में से घटा दिया जाएगा। यदि कोई
सरकार कोई राशि ले रही है कर्मचारी से, तो वो राशि इस सुविधा के मूल्य में से घटा करके फिर उस शेष राशि सुविधा का मूल्य माना जाएगा। फिर है सुसज्जित मकान का मूल्यांकन। यदि मकान के साथ साथ कर्मचारी को फर्नीचर, घरेलू उपकरण आदि भी प्रदान किए जाते हैं तो उक्त ए के अंतर्गत ज्ञात की गई राशि में निम्न राशि जोड़ दी जाती है। यानी इस ए पॉइंट के अंतर्गत हम ये ऐड करके सुसज्जित मकान की राशि निकाल लेंगे। इसमें फर्नीचर व घरेलू उपकरणों जिसका स्थायी स्वामी नियुक्त है तो लागत का 10% है। अगर उपकरणों का स्वामी नियुक्त है तो उसका 10% ले लेंगे, और किराए पर ले रखा है तो जो नियोक्ता ने किराया चुका है वो उसका मूल्य होगा, वो उसमें ऐड कर देंगे। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से उक्त फर्नीचर व घरेलू उपकरणों के लिए भी कोई राशि वसूल की है तो उसे उक्त राशि में से घटा देंगे। एक चीज़ और नोट करनी है कि अगर नियोक्ता ने कर्मचारी से फर्नीचर और घरेलू उपकरणों के लिए कोई राशि वसूल की है तो उसको सुविधा के मूल्य में से कम करके दिखाएंगे। अब बे पॉइंट है अन्य कर्मचारी को उपलब्ध मकान सुविधा का मूल्यांकन। जो कर्मचारी उक्त ए श्रेणी में नहीं आते हैं, अर्थात सरकारी कर्मचारी नहीं है, अर्थात अर्ध सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत है, उनके लिए मकान सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाएगा। पहला हम लेते हैं असुसज्जित मकान, यानी बिना फर्नीचर उपकरण वाला। यदि मकान का स्वामी नियुक्त है, यदि उसका ओनर है वो नियोक्ता खुद है, यदि अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों को असुसज्जित मकान सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सुविधा का मूल्य निम्न राशि होगी। ए पॉइंट इसमें है, मकान 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख तक की आबादी के क्षेत्र में तो संबंधित अवधि के वेतन का 7.5%, जिस अवधि में वो रह रहा है उस संबंधित अवधि के वेतन का 7.5% ले लेंगे। बे पॉइंट है, मकान 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में है लेकिन 25 लाख से अधिक आबादी नहीं है तो वेतन का 10%, संबंधित अवधि के वेतन का 10%। फिर से पॉइंट है, मकान 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक तो वेतन का 15%। 25 लाख से अधिक आबादी वाला है, यहाँ आबादी लिखेंगे, आबादी 25 लाख से अधिक है तो वेतन का 15% हो जाएगा, संबंधित अवधि के वेतन का 15%। सेकेंड पॉइंट है, यदि मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है, यदि किराए पे ले रखा है मकान और नियोक्ता ने इसको दे रखा है किराए पे लेकर के, तो नियोक्ता ने इसे किराए पर या पट्टे पर लेकर कर्मचारी को रहने के लिए दिया है तो निम्न में से कम राशि सुविधा मूल्य होगा। संबंधित अवधि के वेतन का 15%, जिस अवधि में वो रह रहा है उसके वेतन का 15%, और नियोक्ता द्वारा वहन किए जाने वाले किराए की राशि, अगर किराए की राशि भी है तो इन दोनों में से जो कम होगा वो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है सुसज्जित मकान का मूल्यांकन। सुसज्जित मीन्स जो उसमें फर्नीचर उपकरण दे रखे हैं। यदि कर्मचारी को मकान फर्नीचर और घरेलू उपकरणों से सुसज्जित मकान दिया गया है तो उपरोक्त प्रकार से असुसज्जित मकान की कार्यों की राशि में निम्न राशि में से बढ़ा जाएगा। जो हमने निकाला था सुसज्जित वाला निकाला था, इसमें निम्न राशि जोड़ करके हम सुसज्जित मकान की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले देखिए, फर्नीचर व घरेलू उपकरण जिसका स्वामी नियुक्ता है की लागत का 10% वार्षिक, और फर्नीचर या घरेलू उपकरण जिसे नियोक्ता ने किराए पर लिया है तो किराए की राशि, और अगर राशि वसूल की है तो वो राशि उसमें से घटा देंगे। इन दोनों में से जो राशि देख लेंगे कौन सी आएगी। अगर उपकरण स्वामी के हैं तो 10% ले लेंगे, स्वामी के नहीं है तो किराए की राशि जोड़ देंगे, और फिर अगर उस राशि कोई वसूल की है नियोक्ता ने कर्मचारी से तो वो राशि उसमें से कम कर देंगे। अब ये देख, संबंधित अवधि से जो वेतन था उससे क्या अभिप्राय है। पहले हम देखते हैं संबंधित अवधि क्या है। संबंधित अवधि से अभिप्राय उस अवधि से है जिस अवधि हेतु मकान सुविधा प्रदान की गई, यानी जो पीरियड है आपका, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, मान लो इस अवधि में उसको मकान दिया है तो ये संबंधित अवधि ये मानी जाएगी, ये संबंधित अवधि होगी।
फिर 2 है मूल वेतन से से। और वेतन क्या होगा, मकान सुविधा के मूल्यांकन के लिए वेतन में निम्न राशियाँ सम्मिलित करेंगे। क्या क्या जोड़ेंगे, मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन हमें सदैव जोड़ना है। महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन यदि सेवा की शर्तों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लाभों में जोड़ा जाता है तो इसको हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अन्य सभी कर योग्य भत्ते एवं अंशतः कर योग्य भत्तों का कर योग्य भाग जो टैक्सेबल अलाउंसेज है वो ले लेंगे। अगर पार्ट लिया है तो उसका जो पार्ट आ रहा है वो हम ले लेंगे। अन्य कोई मौद्रिक प्राप्ति जो कर योग्य, जैसे पूर्व नियोक्ता से प्राप्त मासिक पेंशन, चालू वर्ष में प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन की राशि, ये हम उसमें वेतन में जोड़ देंगे। यदि कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ता से वेतन प्राप्त करता है तो संबंधित अवधि में सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को सम्मिलित किया जाएगा, चाहे मकान की सुविधा केवल एक नियोक्ता से मिली। यानी इसे 2-3 नियोक्ता में काम कर रहा है तो हम सभी नियोक्ताओं की जो वेतन है वो जोड़ लेंगे, चाहे मकान एक ने दिया हो। मकान की सुविधा के मूल्यांकन में वेतन देय आधार पर सम्मिलित किया जाता है। पिछली अवधि का बकाया वेतन, एरियर ऑफ सैलरी, अग्रिम वेतन, एडवांस सैलरी तो अर्जित अवकाश के नकदीकरण को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर मान लो पिछला को वेतन मिला है या उसने एडवांस सैलरी ली है या एनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव है तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। भारत के बाहर उपार्जित वेतन भी सम्मिलित किया जाएगा। अगर भारत के बाहर उपार्जित वेतन है तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। यदि प्रश्न में उचित किराया दिया हुआ है, यदि प्रश्न में उचित किराया दिया है तो मकान का स्वामी नियुक्त है, और वास्तविक किराया दिया है तो मकान का स्वामी किराए पे लिए। ये हमें ध्यान रखना है। अगर आप किस्म देखेंगे तो उसमें उचित किराया दे रखा होगा, उचित किराया लिखा हुआ है तो मकान का स्वामी नियुक्त होगा, और वास्तविक किराया दे रखा है तो इसका मतलब उसने किराए पर ले रखा है और मकान का स्वामी नियुक्ता नहीं है। वेतन में निम्नलिखित आय सम्मिलित नहीं करेंगे, तो इनकम में ये सम्मिलित नहीं करेंगे। जैसे प्रमाणित भविष्य निधि में 12% से अधिक कर योग्य अंशदान वो नहीं जोड़ेंगे, और जो ब्याज का 9.5% से अधिक वाला नहीं जोड़ेंगे। सभी प्रकार के अनुलाभों का कर योग्य मूल्यांकन नहीं करेंगे। कर मुक्त भत्ते या भत्तों कर मुक्त भाग नहीं लेंगे। वेतन से आशय संबंधित वेतन की अवधि के वेतन से अतः पूर्व अवधि के आधार पर ज्ञात की ग्रेच्युटी, पेंशन की एक मुश्त राशि, क्षतिपूर्ति, अर्जित अवकाश की सेवा मुक्ति पर प्राप्त एक मुश्त राशि वेतन की परिभाषा में शामिल नहीं होगी, यद्यपि यह मौद्रिक रूप से प्राप्त कर योग्य राशि। अब जो अगला पॉइंट है वो है एग्जम्प्टेड कर मुक्त आवास सुविधा, एग्जम्प्टेड एकोमोडेशन फैसिलिटी। निम्न परिस्थितियों में नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई आवश्यक सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी, फुली टैक्स फ्री होगी। किस कंडीशन में होगी? एक कंडीशन देखिए, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता, संसद के अधिकारियों को प्रदान की गई आवश्यक सुविधा फुली एग्जम्प्टेड है। यदि मकान दूर दराज के क्षेत्रों, रिमोट एरियाज में है तो शहर से कम 40 किलोमीटर दूर पर, और जिस जनसंख्या का गत उसमें 20,000 से अधिक नहीं है में उपलब्ध कराया गया है तो कर्मचारी निम्न स्थानों पर नियुक्त है तो ऐसी आवास सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। अगर कम शहर से 40 किलोमीटर दूर है और आबादी 20,000 से भी कम है तो उस मकान की सुविधा का मूल्य फ्री होगा। जो खनन स्थान है, समुद्र तल पर तेल खोज स्थान है, परियोजना कार्यान्वित करने में स्थान पर बांध स्थान है कोई, तो उस पर टैक्स फ्री है। यदि कर्मचारी के स्थानांतरण होने पर उसकी नई नियुक्त स्थान पर आवास सुविधा दी गई है, उसने अपने पहली आवास सुविधा भी रखी हुई है, तो ऐसी दशा में 90 दिनों तक दोनों में से केवल एक आवास सुविधा करी होगी जिसकी मूल्यांकित राशि कम हो। परंतु यदि 90 दिनों के पश्चात भी पहले वाला आवास उसने खाली नहीं किया है तो 90 दिनों के बाद दोनों आवासों की जो सुविधा का मूल्य है वो करी होगा। 90 दिनों तक छूट है, 90 दिनों बाद वो दोनों में से उसको खाली करना, वो खाली नहीं करता है तो वो दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, दोनों टैक्सेबल हो जाएगी। अब है होटल में रहने की सुविधा। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी सरकारी तथा गैर सरकारी को आवास सुविधा होटल में उपलब्ध कराई है तो सुविधा का मूल्य निम्न में से जो कम राशि होगी, मकान है दे करके उसको होटल में कमरा दिला दिया है तो उसके लिए क्या होगी, संबंधित अवधि के वेतन का 24%। इसमें संबंधित अवधि वही होगी जिस अवधि के लिए इसको होटल में कमरा दिया गया। नियोक्ता द्वारा होटल
को दी गई देय राशि यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से कोई भी राशि वसूल की जाती है तो इस राशि को उक्त कर योग्य राशि में से कम कर दिया जाएगा और शेष राशि सुविधा का मूल्य होगी। अब इसमें अपवाद है, यदि कर्मचारी को स्थानांतरण होने पर होटल में सुविधा दी गई है तो ऐसी सुविधा 15 दिनों तक पूर्णतः कर्मत होगी और इसके पश्चात सुविधा अनुसार कर योग्य होगी। 15 दिन तक उसको छूट है, 15 दिनों तक अगर होटल में रहता है तो उसको छूट है और 15 दिनों बाद वो टैक्सेबल हो जाएगी। धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जांपल्स करेंगे।